हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने डोगे वाले पत्रकार अंकित की राम राम। फिलहाल आप फ्रेम में देखने लग रहे हो, एक भाई साहब हमारे साथ हैं, मनदीप उर्फ भीम का नाम पे भी जो है लोग है इस इलाके में बहुत ज्यादा जाना है। तो भाई साहब सबसे पहले राम राम, स्वागत है चैनल पे। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल मौज में। अच्छा, आज की वीडियो में जिस बात पर चर्चा करांगे ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहो है। मेरी पर्सनल भी सोच चाहो तो आप मैं भी जानना चाहूँ। आप जो इस टॉपिक पे कई बार मैंने बोलते सुने हो तो मैंने लगा कि यार दर्शकों का आगे चर्चा करा एकांत में ना करके। राजनीति पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की नहीं। तो सवाल आ जाता है कि लेने चला कौन रहा है। इब जब मैं नॉर्मल देहात की बात कर लूँ तो मैं दो बात निकल के आखिर जितने को आए नहीं बीजेपी, क्योंकि फिलहाल सेंटर में दो बड़ी पार्टी जिनकी सरकार है या फिर विपक्ष में है वो कांग्रेस और बीजेपी है। बीजेपी का नाम मान दे लोग के कहूंगे कि मोदी चलावे इसकी, वो इस बात ने ना समझ देख भाई मोदी पीएम है उनका, या फिर वो कहूंगे चलावे बीजेपी ने मोदी है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस की बात आ जा तो ओढ़ के कहूंगे कि राहुल गांधी चलाने लग रहा है। अच्छा, उससे थोड़ा और ऊपर के आदमियों की बात आ जा वो कह देते हैं कि भाई बीजेपी को तो एक संगठन चलाने लग रहा है, आरएसएस का नाम आ जाता है आगे। और उससे भी ऊपर की बात आ जा जिन लोग आज पागल कह दिया करे वो इनको भाई इन्हें तो कोई बिजनेस लोग चलाने लग रहे हैं, पूरी दुनिया की राजनीति ने चंद घर चलाने लग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो है आज इस चर्चा का ये रहेगा कि भारत की राजनीति को, विदेश की नहीं सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं, कौन चलाने लग रहा है और किस पार्टी को कौन चला रहा है। देखो भाई साहब, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें कि भाई इसको हैंडल कौन कर रहा है, हम वोट दे रहे हैं हमारे देश के नेताओं को। अगर कांग्रेस की बात करें राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, चौटाला है, मुलायम है और है। अलग अलग स्टेटों में डोमेस्टिक पार्टियां भी हैं और ये नेशनल पार्टियां हैं। हम वोट तो दे रहे हैं इनको, लेकिन जो ये लोग वायदे करते हैं जनता के सामने वो कभी ये पूरे नहीं करते। तो इससे ये साफ प्रतीत होता है कि अगर इनके हाथ में पावर होती तो यार इतने बेशरम और ढीठ नेता तो नहीं हो सकते कि यार वो वादे कर पब्लिक से बोल रहे हैं तो एक वादा ही पूरा नहीं करे। और कोई तो अच्छा भी कोई तो होगा। हाँ। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये साफ प्रतीत हो रहा है कि उनके पीछे ऐसी कोई ना कोई एक शक्ति है जो उनको गरीब लोग, किसान और मजदूर लोगों का जो है उनको सुविधा या उनके लिए काम करने नहीं देती। तो अगर हम भारत की राजनीति को जाना तो हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानना पड़ेगा। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है। और जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो उसके साथ साथ पाकिस्तान नाम का भी एक देश बना। सैकड़ों संगठन बने हमारे देश में, हिंदुओं को लेके, कर्मचारियों को लेके और लेके। उसका एक ही मकसद था कि अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर इस देश के ऊपर राज और कब्जा बनाए रखने के लिए अपने लोगों को ही सत्ता दे के गए थे, ठीक है, अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज आज भी हम आजाद तो कहने के लिए हैं। अगर मैं वास्तव में बात करूं कि जब पहले रूल अंग्रेज कर रहे थे उस दौरान इतना शोषण नहीं था कि उनके जाने के बाद हमारे देश के जो अलग अलग पार्टियां ने हमारे देश में राज कराया उन लोगों ने जितना शोषण इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी और जो कमा के खाने वाले लोगों का किया है उसका से ज्यादा शोषण तो विदेशी लोगों ने भी नहीं किया। हमारे देश की जो राजनीति है वो विदेशों से चलती है और दुनिया की राजनीति को जो आज हैंडल कर रहे हैं वो एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो हर साल उसका स्विट्जरलैंड के शहर में जिसका हर साल एक फंक्शन होता है। वहां 200 देशों के प्रधानमंत्री और 200 देशों के अमीर लोगों का एक गैर सरकारी संगठन है जहां ये तय होता है कि भाई किस देश में कौन से कानून लागू किए जाएंगे। तो हर देश से एक अमीर आदमी और हर देश से एक नेता उसका हिस्सा है, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो अब बार बार मोदी भी कहता है कि वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू किया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लेके आया है और पूरे दुनिया में उसी के द्वारा लागू किया जा रहा है। उसके बड़े एजेंडा में एक एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, हिंदू राष्ट्र, ये जो बातें आ रही है तो हमारे देश की जो पार्टियां हैं उनके तरीके हैं सत्ता में बने रहने के लिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी है या राहुल है वो अलग अलग तरह की बातें करके सत्ता पे पहुंचना चाहते हैं। तो आज जो बीजेपी रूल कर रही है लोगों को पता नहीं चला कि भाई पूंजीवाद की नीतियां लागू हो रही हैं, तो लोगों को पता नहीं चला, इसलिए वो स्टेज पे खड़े होकर धर्म की, जाति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लोगों को लड़ा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है।
लोगों को सच्चाई पता नहीं चला है। महंगाई के नाम पर आप देखो पिछले 10-12 साल से जब से बीजेपी आई है, महंगाई हर रोज बढ़ रही है। ठीक है, वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया खत्म हो रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पे बैठाया, उन लोगों का ये एजेंडा है कि भारत का पैसा जितना हो सके उतना लूटो। ठीक है, तो रोक ये इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये विदेशी लोगों के द्वारा फंडिंग किए गए लोग हैं। तो अब जो देश, जब अब मैं बताऊंगी, जब संसद बनी, पहली संसद बनी, नई संसद, तो उसके पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज से जो लोग ये कहते हैं ना कि बस संविधान नाम की कोई चीज हमारे देश में अभी तक बची हुई है, तो कोई भी संविधान नाम की चीज हमारे देश में अब बची नहीं है। ये स्पष्ट कर चुका है नरेंद्र मोदी जब नई संसद हुई। नरेंद्र मोदी ने कही बात। हाँ, ये बात उसने कही कि मैं आज से हमारे जो संविधान है उससे सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे शब्दों को हटा रहा हूँ, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान का मुख्य आधार है। बस समाजवाद का मतलब है कि सभी लोगों के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, हर आदमी के पढ़ाई लिखाई शिक्षा चिकित्सा के बारे में सोचना और समानता की बात करना समाजवाद की नीति के दायरे में आता है। अब उसने कह दिया कि भाई नहीं, यहाँ कोई समाजवाद की नीति नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि जो कहते थे कि भाई विभिन्नताओं में एकता, सभी धर्म अपने देश के हैं, तो इस देश में अब समाजवाद की बजाय पूंजीवाद काम करेगा। यानी कि पूंजीपति वही डिसीजन लेंगे कि कहाँ से सड़क निकलेगी, बिजली का क्या रेट होगा, कितनी महंगी चिकित्सा होगी, सरकारी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, पानी पैसे में बिकेगा, सड़कों पे चलने के टैक्स लगेंगे, खेती यहाँ कंपनियां करेंगी, बीज आप घर का नहीं उगा सकते वो कंपनियां देंगी, अगर घर का बीज उगाया तो आपको पुलिस में जेल होगी। ये जो विभिन्न प्रकार की नीतियां, अलग अलग नीतियां लेके आ रहे हैं, ये सारी पूंजीवाद को बढ़ावा देने की नीतियां हैं। और उन्होंने कहा कि भाई समाजवाद की कोई नीति नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का कोई बात नहीं करेगा। यानी कि उसका स्पष्ट कहना है कि अब देश में जो फैसला होगा वो जाति देख के भी हो सकता है, धर्म देख के भी हो सकता है, एरिया देख के भी हो सकता है। किसको अंदर डालना है वो जातिगत तौर पे फैसला लिया जाएगा, किसको बाहर रखना है, किसको देश का पैसा देना है और किसको भूखा नंगा रखना है, वो सभी जाति और धर्म देख के फैसले लिए जाएंगे। इसलिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के जो शब्द थे हमारे संविधान से, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अच्छा, मेरा ना मुख्य सवाल जो था वो ये था, आप तो डिटेल में बताने लगी, जो एक नॉर्मल आदमी है उसके समझ में आ जाए उस भाषा में कि चलान कौन लग रहा है। ये मतलब कि आप जो कहने लग रहे हैं उन बातें तो ये प्रतीत हो है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री है जो नरेंद्र मोदी, उनका हाथ में कुछ है ही नहीं। बीजेपी एक चेहरा है, बीजेपी एक पार्टी है, लेकिन उसके पीछे जो संगठन है, उसके पीछे की जो ताकत है पर्दे के पीछे की, वो हिंदू संगठन है। और हिंदू संगठन जो आज के दौर जो प्रचार हो रहा है कि सबसे बड़ा विश्व में, तो वो है आरएसएस। आपने देखा होगा कि आरएसएस कोई भी नेता जब बीजेपी ज्वाइन करता है तो आरएसएस के ऑफिस में हाजिरी लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ताकतवर नहीं है, आरएसएस ताकतवर है। एक चीज देखी इस चीज पे, मैंने लगभग महीना पहले की बात तो होगी आरएसएस अपना कोई वीक मना रही थी, पता नहीं कुछ डिटेल। वो 100 साल पूरे होने पे उत्सव मना रही थी, 100 साल पूरे होने पे मना रही थी। उसमें बीजेपी के वो नेता, वो विधायक, वो मंत्री जो आरएसएस जिनने ज्वाइन भी नहीं की, उनने भी आरएसएस की ड्रेस में, जो इनका ड्रेस कोड है जिसमें एक लठ भी इंक्लूड है, उसके साथ जो हाँसी के विधायक हाँसी में बैठे, तो आपको हाँसी के विधायक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अनूप दानक जी ले लेता हूँ, पूर्व मंत्री, धर्मवीर एमपी है, हाँ, जो भी वे मतलब कि बाजारा में कांड है आरएसएस की ड्रेस में। इसका मतलब तो ये है कि बहुत पावरफुल है आरएसएस बीजेपी में, पावरफुल है। लेकिन आप देखिए जो आरएसएस का राजनीति करने का तरीका है वो ये है कि लोगों को ये भी ना पता चले कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने वाले लोगों को ये लगे कि ये ताकतवर है, यही राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो तो खुल के को है कि हम कभी भी डायरेक्ट राजनीति में इन्वॉल्व ही नहीं होते। हाँ, तो आप ये देखिए जो आरएसएस है उसका काम करने की शैली यही है। आरएसएस सबसे राष्ट्र लेवल पर जब उन्होंने काम करना होता है, देश की जब राजनीति करनी होती है, तो वो एजेंडे आगे रखते हैं धर्म का, और जब स्टेट वाइज उन्होंने राजनीति करनी होती है तो वो जाति पे राजनीति करते हैं। तो इनका पहली बात ये कि ये किसी के दुश्मन नहीं है, दूसरा ये किसी के दोस्त भी नहीं है। अच्छा, रही बात धर्म की, मुसलमान की, आरएसएस जो है या हिंदू महासभा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए खिलाफ है, इसलिए प्रचार करती है क्योंकि हिंदू के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमान की है। मुसलमान को टारगेट करके ही हिंदुओं को इकट्ठा करके या हिंदुओं के वोट लेके ये सत्ता में आएंगे। अगर ये मुसलमान की जगह
सिखों की संख्या मुसलमानों जितनी होती या उनसे ज्यादा होती तो ये सिखों को देश का दुश्मन बताते, हिंदुओं को दुश्मन बताते। अगर सिखों से ज्यादा ईसाइयों की संख्या ज्यादा होती तो ये ईसाइयों को देश के लिए खतरा बताते। और उसी प्रकार ये इसका मतलब ये है कि ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है और ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सत्ता पे पहुंचना इनका मेन मकसद है। राष्ट्र की नीति तो होगी ये। अब आगे स्टेट पे, तो स्टेट की जितने भी स्टेटों में बीजेपी है वहां पे जो बिरादरी ज्यादा जनसंख्या में है तो उसके खिलाफ बाकी बिरादरियों को लामबंद करती है। हरियाणा की बात करते हैं आप। हरियाणा की बात करेंगे तो जैसे इन्होंने राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान का किया धर्म के नाम पे, स्टेटों में इन्होंने जातियों के नाम पे किया। तो हरियाणा में जाट की जनसंख्या ज्यादा है तो जाट वर्सेस नॉन जाट, एक बिरादरी के खिलाफ 35 बिरादरी। तो जो बिरादरियों को इस बात का इंटरेस्ट है कि भाई हमने इनका विरोध ही करना है तो वो ऑटोमेटिकली इनकी विचारधारा में शामिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग किसी के दुश्मन, अगर यहाँ जाटों से ज्यादा जनसंख्या यादवों की होती तो ये यादवों के खिलाफ दूसरी बिरादरी को इकट्ठा करते। अगर यादवों के अलावा गुजरों की जनसंख्या ज्यादा होती तो ये गुज्जर के खिलाफ होते दूसरी अच्छा, मतलब ये किसी के दुश्मन नहीं है, ये किसी के दुश्मन नहीं है और ये किसी के दोस्त भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहां पे आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे पहले अखिलेश की, तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा यादव और दलित की है। तो वो यादव और दलित के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो गुज्जर और जाट जो वहां पे बीजेपी समर्थित है वो सिर्फ इसलिए समर्थित है कि उन्होंने यादव को और दलित को वोट नहीं देना, इसलिए वो किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। हरियाणा में वही बीजेपी, वही यादव जो बीजेपी में पिट रहा है बीजेपी से, वही यहाँ बीजेपी समर्थित है क्योंकि वो जाट के खिलाफ जाना चाहे है। तो इसी प्रकार किसी स्टेट में गुजर है, पटेल आगे, हाँ तो पटेल आगे तो बाकी बिरादरियां उसके खिलाफ हैं। तो यानी कि ये कहीं पर जाट समर्थित है तो कहीं जाट विरोधी है, कहीं यादव समर्थन कर रहे हैं तो कहीं यादव विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ है कि ये किसी के भी दुश्मन नहीं है, ना मुसलमानों के, ना जाटों के, ना यादव, ना गुजरों के। इनका मकसद है कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, वोटों का दुर्विकरण करना, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाना, भाई को भाई से लड़वाना, धर्म को धर्म से लड़वा, कि जो इनकी नीतियां हैं वो एक दुर्विकरण की नीतियां हैं, तुष्टिकरण की नीतियां हैं। सत्ता तक पहुंचना इनका मेन मकसद है, वो चाहे किसी भी प्रकार से पहुंचा जाए। अच्छा, संगठन में जो पावरफुल लोग हैं, मैं अगर आज चाहे कि भाई सेंटर की कैबिनेट बदलनी है या फिर प्रधानमंत्री बदलना है तो मतलब उन पास जितनी पावर है वो बदल सकते हैं? देखो, उनके बगैर तो कुछ पता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, आप ये देखियो कि बहुत सारे सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी संगठन में जुड़ी है तो आरएसएस में जुड़ी है, जिनकी संख्या बड़ी है। आप ये देखो कि उनकी जनसंख्या क्यों बढ़ी, संख्या बल, कि आप हर कोई आरएसएस से जुड़ना चाहता है। जो राजनीति जिसने करनी है वो आरएसएस में जाएगा, जिसने नौकरी करनी है वो आरएसएस में, जिसने ट्रांसफर करवानी है वो आरएसएस में, जिसने हिंदू के नाम पे लड़ना है मुसलमानों के खिलाफ वो आरएसएस में, जिसने जाति के खिलाफ लड़ना है वो आरएसएस में। क्योंकि आरएसएस ने एक ऐसा मंच तैयार कर रखा है जिसमें हर विचारधारा का इस्तेमाल किया जाता है। आरएसएस एक अर्थ तो कैसे कहा कि जो आरएसएस में जा रहे हैं उनको फायदा तो अच्छा खासा हो रहा है। फायदा किसको किसको नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जहां तक काम करने का सवाल है, आदमी आरएसएस को इस्तेमाल नहीं कर रहा, आरएसएस इंसान आदमी को इस्तेमाल कर रही है। कौन आदमी कहां से फिट बैठेगा, किस बिरादरी के आदमी को टिकट दिलानी है, कौन सा भाषण दिलाना है, किस बंदे को ऑफिसर लाइन में भर्ती करवाना है, किसकी ट्रांसफर कहां लगवानी है, कब इसको राजनीति में लेके आना है, किसको खत्म करना है, वो आरएसएस डिसाइड करता है। ना कि वहां जाके मैं ये कहूं कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं 30 साल से काम कर रहा हूं या मेरे पास 50,000 वोट है, वो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो जातीय समीकरण साधने हैं और अपनी सत्ता को अपने पास रखना है, किसको कब किससे लड़वाना है, किसको बेनिफिट्स देने हैं, वो आरएसएस तय करता है। और आरएसएस चलता है, आरएसएस का जो सिद्धांत है वो है वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति। आरएसएस का कोई संविधान नहीं है, ये भारत के संविधान को नहीं मानते। आज तो ये दुर्भाग्य है लोगों का कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिस संगठन ने देश को कभी इकट्ठा नहीं होने दिया। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है, विदेशों से ये चंदा लेते हैं। वो लोग आज इस देश पे रूल कर रहे हैं और वो आज इस देश पे रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया था जब आरएसएस बहुत पहले बनी तब हम भारत के संविधान को नहीं मानते।
तो और हम जब सत्ता में आएंगे तो नई संसद बनाएंगे। तो इन्होंने नई संसद बनाई, संविधान को इन्होंने खत्म किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई समाजवाद को खत्म किया जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता को खत्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने संविधान को ही खत्म कर दिया, नहीं इन्होंने अपना मूल उद्देश्य था वो जो पूरा कर रहे हैं। अब ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो हमारे देश में 4 वर्ण है, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है। मनुस्मृति के अनुसार ये लोग जिस धंधे से जुड़े हुए हैं, जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं, वह स्थिति जो हमारे देश में 500 साल पहले थी, 200 साल पहले थी कि भाई राजनीति कौन करेगा, राजनीति किसके इशारे पे काम करना चाहिए, पैसा कौन बनाएगा, वो वैसे समाज बनाएगा, तो सारा पैसा उसके पास हो। खेतों में किसान है वो किस हालात में हो, पहले देखा होगा कि फटे पुराने कपड़ों में किसान खेतों में हल बांधता था, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, शरीर पे को कपड़े नहीं थे और वो रात दिन कमाता था। तो उसी अवस्था में किसान काम करे, वो एक वर्ण व्यवस्था है। मजदूर है, मजदूर का काम क्या है, भाई अमीर लोगों की सेवा करना, उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, चिकित्सा नाम की कोई चीज नहीं है, समानता नहीं होगी। तभी ये जब अब सत्ता में आए तो इन्होंने सबसे पहले सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोशिश की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई, जिसके दौरान ये सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। चिकित्सा को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी आज जब बीमार हो तो अस्पताल तक जाने उसने डर लगा है, क्योंकि वहां लाखों में इलाज हुआ है। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए तो गरीब आदमी, किसान मजदूर के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ जाए, उनका उद्देश्य तो यही है कि मेरे बच्चे को पढ़ा लूं, कल कुछ अफसर बन जाएगा या मेरे हालात सुधर जाएंगे। तो किसान मजदूर के हालात नहीं सुधरे, इसलिए एजुकेशन को ही बदल दिया, सरकारी स्कूल को ही बंद कर दिया, प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। प्राइवेट में यार कौन फीस देगा गरीब आदमी। तो जो व्यवस्था मनुस्मृति जो हमारे देश में पहले थी, भाई अमीर को अमीर कर दे और गरीब को, जो कमाने वाले खाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ कमाए जाओ और मारे दौरे ले आए जाओ। अब आप देखिए कि पिछले कई सालों से मंडियों में किसान की फसल नहीं बिक रही, ये जो इस समय जो हालात है नहीं बिक रही। वो क्यों नहीं बिक रही? क्या सरकार को फसलों की जरूरत नहीं है? अनाज की जरूरत है ना, लेकिन बिक तो रही है, लेकिन सही दाम पे नहीं बिक रही। कारण जो पहले सेठ लोग लूटते थे, बस कमा के लिया, हम भाव तय करेंगे। किसान को भाव तय करने का अधिकार नहीं है, पहले भी नहीं था वर्ण व्यवस्था के अनुसार और अब भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि राज वैसे ही चल रहा है जो पहले था। अब भी किसी किसान को बोलने नहीं दिया जा रहा, कोई बोलने लग जाए तो पिटन लग जाए, जेल में डाल दो, गोली मार दो। मजदूर है, पहले बहुत ज्यादा होता था, सड़कों पे चक्कर काटता, आज भी वही हालात है। तो आरएसएस का जो रूल करने का जो तरीका है वो है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का आधार है जातिवाद, छुआछूत और असमानता। गरीब को गरीब रखो और चंद लोगों को देश की सारी संपत्ति दे दो ताकि लोग उनके ऊपर डिपेंड हो। हम कवा जब तामे खाना खाओ और हम कवा जब तामे मारा गा गांडो। अच्छा मनदीप भाई, मैं आपने रोकना चाहूंगा क्योंकि आप उद्देश्य की और संविधान की बात करने लग रहे थे। अपने चैनल का भी ये उद्देश्य भी है, संविधान भी है, कुछ भी कह लो कि न्यूट्रल बात करी जाए। आप है ना आरएसएस की, बीजेपी की बात करी, अच्छा कांग्रेस की भी बात करनी चाहिए। आप ने कांग्रेस के बारे में जो लोगों की राय है वह यह है कि गांधी परिवार चलाने लग रहा है। आज जो है राहुल गांधी की कैस का सर्वेसर हुआ कांग्रेस का, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है भाई साहब, 1% भी। क्या बात कर रहे हो? आप ये देखो, कांग्रेस पार्टी बनाई किसने? बीजेपी पार्टी किसने बनाई? और आने वाले टाइम में कोई भी पार्टी उभर के आओगी तो वो किसने बनाई? किसान और मजदूर 80% लोग हैं, वो देश की राजनीति को नहीं समझते। जब अंग्रेज इस देश से गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जाने के बाद तुम्हारे जो लोग तुम आज हमसे आजादी मांग रहे हो, हम अगर यहाँ से चले गए, आपके लोग यहाँ राज करेंगे तो वो हमसे ज्यादा लूटेंगे। तो वो जिन लोगों को सत्ता दे के गए वो गांधी परिवार को नहीं दे के गए, वो वर्गों को दे के गए। जो मैंने कहा वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो लोग इस देश में ताकतवर है, राजनीति करते हैं, हिंदू संगठनों को वो पाव दे के गए थे सत्ता। लोगों को सच्चाई पता नहीं चला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का नाम A.O. अयूम के द्वारा कह दिया कि भाई उसने पार्टी बनाई है, जबकि पार्टी बनाई थी बनर्जी और चटर्जी नाम के 2 बंदों ने। ठीक है। तो उन लोगों ने पार्टी बनाई और जो उन्हीं के रूल थे वही। अब आप देखो कि आज भी संविधान में 1860 का आईपीसी चल रहा है, 1860 का इनकम टैक्स का चल रहा है, 1934 का आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। जब सारे कानून वही चल रहे हैं तो हमने कब कानून बनाए भाई?
तो जो अंग्रेज दे के गए, अपने विश्वसनीय लोगों को सत्ता दे के गए, और वो लोग पर्दे के पीछे एक हैं, और वो किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं। आप देखोगे जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री शपथ लेता है, वो एक बात कहता है कि मैं गोपनीयता की शपथ लेता हूँ। गोपनीयता क्या है? जब पब्लिक ने आपको चुना है तो गोपनीय क्या है? वो तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर पब्लिक डोमेन में आ गई तो वह अपने दुश्मन देश है जो उन तक भी पहुंचेगी, वो उसका फायदा उठा सके। क्यों फायदा कैसे उठाओ? जो सीमा पे तो जवान खड़े हैं, लड़ने के लिए आते हैं यार, लठ हैं। लेकिन चीजें क्या है कि लोगों को पता नहीं चला कि सरकार किस पैटर्न पे काम करेगी। अच्छा, मान लो आपको तो इस करके वो जो है कोई हिडन फार्मूले होते हैं। ठीक, मैं आपका इस बात का काउंटर करता हूँ। आपने कोई हथियार तैयार करने लग रहा है आज भारत, उसके तरफ प्रधानमंत्री की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। उसने पता चले क्या, तो अगर वो रुक के मार मार के बताने हम फलाना हथियार तैयार करा, फलाना तैयार करा, विदेश ताकत जोस्ती करने ना दे तो गोपनीयता तो रखनी पड़ेगी। भाई साहब, आप कौन सी बात कर? 26 जनवरी पर जो परेड हो है, जब तो दुनिया नहीं दिखाने लग रहे हो वहाँ, जब तो वो क्या को नहीं दिखा, जब चोरी छिपे क्यों नहीं कर दे में? ये नहीं है, हिडन फार्मूले होते हैं। हमारे देश की राजनीति का मुख्य आधार है किसान मजदूर कमेरा वर्ग के खिलाफ राजनीति करना, पूंजीवाद की व्यवस्था पे कायम रहना, और पूंजीवाद का जो सारा पैसा है, जिन लोगों ने पावर को ट्रांसफर किया भारत पाकिस्तान को, यहाँ की पूंजी विदेशों में बेचना। यानी जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ ना, उस टाइम डॉलर और रुपया बराबर थे। हाँ थे। अच्छा, फिर एक और तीसरी चीज आज है, टाइम टू टाइम जो है कुछ है, मतलब कि रीजनल कैश का या फिर नई पार्टियां या फिर नए व्यक्ति निकल के आए। अन्ना आंदोलन तो जो है केजरीवाल निकल के आए, उन जो बड़े जबरदस्त भाषण उस वक्त वायरल हुए थे कि भाई हम एक बदलाव के लिए आए हैं, मैं एक ऐसी नौकरी छोड़ के आऊं जिसमें करोड़ों कमा सकूं था, और वह पार्टी सत्ता में भी आई, लेकिन काम जो है वह भी नहीं कर पाई। हमारे देश की राजनीति लोगों को भ्रमित करने की राजनीति है, मायावी राजनीति है। झूठ मायाजाल फैलाओ, लोगों को फंसाओ। किसान मजदूर और जो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए लोग सड़कों पे सवेरे से शाम तक चक्कर काटते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि राजनीति में ये आदमी आया कहाँ से है और ये है कौन। मैंने कहा कि कांग्रेस जिसने बनाई, उन्होंने बीजेपी बनाई। अच्छा, हाँ, उन्होंने बीजेपी बनाई, और जो आप पार्टी का निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ? जिन्होंने बीजेपी बनाई। अरविंद केजरीवाल पार्टी का जब निर्माण हुआ, अन्ना हजारे मूवमेंट था। मैं कैसे बताऊं, अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू कैसे हुआ? विवेकानंद फाउंडेशन है दिल्ली के अंदर, जो अजीत डोभाल जिसका वो लगा ले, जिसके सानिध्य में वो काम हुआ है, और एक मल्होत्रा नाम के, जो आज पीएमओ के अंदर बैठ के चीफ सेक्रेटरी हैं। अच्छा, जो ओली सोली है देश के, उन लोगों का वो एक फाउंडेशन है। अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू करने से पहले देश के बहुत सारे सैकड़ों सामाजिक संगठनों को उसमें इकट्ठा किया। उसमें आप भी जुड़ गए, मैं भी जुड़ गया। हमारा तो एक ही मोटो था ना कि करप्शन के खिलाफ काम करना है, और उसमें करप्शन के खिलाफ अगर कोई भी काम करता है तो मैं उसके साथ हूँ। वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, उनके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, आम आदमी को तो इस बारे में कौन बेरा। तो वे 400-500 संगठन वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर दिया, और हमने कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, तो हम सिस्टम उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू की। अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू करने वाला आरएसएस है, क्योंकि अजीत डोभाल आरएसएस से है और मल्होत्रा आरएसएस से है। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग आरएसएस ने की, भीड़ इकट्ठी की, और जो मन संचालन था वो आरएसएस कर रहा था। तो जब वहां भीड़ इकट्ठी होगी तो आरएसएस के लोग वहां से उठ के चले गए, क्योंकि उन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखा दिया था। फिर वो चले गए उनके एजेंडे पे। और ये बात तो खुद केजरीवाल भी कह चुका है कि वह मेरा परिवार है, वो कई सालों से संघी है, बहुत पुराना संघी है। ये बात तो केजरीवाल भी कह चुका है पब्लिक डोमेन में। हाँ, पब्लिक डोमेन में उसका इंटरव्यू है, उसमें कह चुका है। तो राजनीति पब्लिक को पता ही नहीं कि लोग कहां से आ रहे हैं। उसी प्रकार कांग्रेस का नहीं पता कि लोगों को कांग्रेस किसने बनाई, उसी प्रकार नहीं पता कि बीजेपी किसने बनाई। और जो और पार्टी सत्ता में राज करी है, जो पूरे 5 साल या 10 साल राज करेगी ना, तो आरएसएस और हिंदू संगठनों के बगैर राज नहीं कर सकती। इसका उदाहरण है चौधरी चरण सिंह, काशीराम, देवीलाल, छोटू राम जैसे लोग। अगर इनके बगैर ओबीसी, एससी, एसटी, किसान मजदूर बिरादरी से कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है, चाहे वो मुख्यमंत्री है या वो प्रधानमंत्री है, तो वो लंबा राज नहीं कर पाओगे। ओबीसी समाज में तय या एससी एसटी समाज, किसान मजदूर समाज में से कोई भी व्यक्ति अगर नेता बन जाता है ना, तो पूरा जो हमारा मीडिया है, प्रचार तंत्र है, और जो व्यापारिक लॉबी है, वो पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाती है। अच्छा, मेरे 2 नाम ध्यान आने लग रहे हैं। राजस्थान का हनुमान बेनीवाल है,
और चंद्रशेखर रावण है, उसकी भी खुद की पार्टी है। हाँ। ये मतलब उसके एग्जाम्पल है। मैं वो बात बताऊंगा कि जब भी कोई किसान मजदूर का आदमी सत्ता पे जाओगा तो पूंजीवादी लोग और धर्म प्रचारक ये पूरी तरह से उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। ठीक है। आप कैसे कहोगे कि मान लो कि भाई यहाँ पे चौटाला राज कर रहा है या मायावती राज कर रही है या कोई ओबीसी का या SC ST का नेता है, तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओगे। ठीक है। वो कोई भी काम करेगा, सड़क बना हुआ है तो कहेंगे कि इसमें इतने पैसे खा गए, नाली बना हुआ तो कहेंगे इतने पैसे खा गए, नौकरी कहोगे कि अप्रोच से लगी है, पैसे में लगी है। कारण कि उन किसान मजदूर के लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक ना होने दो, इकट्ठे ना होने दो, उनको बदनाम कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाकी जो लोग आते हैं व्यापारी वर्ग से या धर्म प्रचारकों से, वो कितना ही लूटो इस देश को, उनको देशभक्त बनाया जाओ है, उनको तो कह दिया जाओ कि ये छत्तीस बिरादी का नेता है। और किसान मजदूर बिरादी से कोई भी आदमी आओ तो उसको कहेंगे ये जाति विशेष के लोग हैं। अगर दलित बन गया तो बोले ये दलितों का नेता है, अगर यादव बन गया तो बोले ओबीसी है तो बोले ओबीसी का नेता है, और जाट बन गया तो बोले जाटों का नेता। चाहे देश के लिए कुछ भी कर लो। बाकी जो व्यापारी वर्ग आ गया, जो कमा रहा है, धर्म प्रचारक वर्ग से जो लोग आए, वे सारे देश के नेता हैं। वो चाहे देश ने कितना ही लूट ले, उनकी जांच नहीं होती, उनके खिलाफ कभी मीडिया नहीं लिखता, क्योंकि मीडिया किन लोगों का है? पूंजीवादी लोगों का। पूंजीवादी कौन है इस देश में? सेठ धनाढ़ लोग हैं। तो आपके खिलाफ तो हमारे देश का सारा सिस्टम सदियों से रह रहा है। जो राज पहले हो रहा था अब भी वैसे ही हो रहा है, बस तरीके बदले गए हैं राजनीति के। आपको राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत है अगर आपने इनसे पार पाना है। तो किसान मजदूर को अगर अपने शोषण से, अपने शोषित होने से बचना है तो किसान मजदूर को देश की राजनीति को समझना पड़ेगा, इतिहास को और भौगोलिक चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल होगा मेरा, एक छोटा जवाब मैं आपसे चाहूँगा। ये जो है लोग आए शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और मैं दर्शकों ने भी चाहूँगा कि फैक्ट चेक का सबसे बढ़िया जरिया जो है दर्शक होते हैं, क्योंकि आपने हर किसी में तक को इसे न कौन सी बात का पता हुआ, किसी ने किसी बात का, तो आप खुल के कमेंट करो, इस वीडियो ने साथ के साथ शेयर करो। वो ये है कि मनदीप भाई आपके पास फिर ये जानकारी आई कहाँ से? जानकारियां तो भाई साहब आपने, क्योंकि अगर ये तंत्र चाहता ना इन जानकारियों को छुपा सका था, तो जानकारी छुपाई जाओ। आप एक बात बताओ, जो इतिहास पढ़ाया जावा है उस इतिहास के अंदर किसान मजदूर का कौन से नेता को पढ़ाया जावा है? कौन से उनके राजा महाराजा हुए उनको पढ़ाया जावा है? उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख कौन सी किताब में है? बहुत ही रेयर तो है। है ही कौन ही? क्या भगत सिंह को हमारे किताबों में शहीद का दर्जा है? नहीं है। क्या उसके नाम से कोई यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, सड़क का नाम कोई है? ना है, जबकि उसके पैरेलल और नेताओं का है। क्या छोटू राम को किसी किताबों में पढ़ाया जावा है? नहीं। महाराजा रणजीत सिंह, यार दुनिया का जितने भी दुनिया में राज हुए हैं, चाहे अमेरिका का, इंग्लैंड का, यहूदियों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, जो जो राज्य हुए हैं जिन्होंने राज किया है, उनका कई बार सर्वे हो चुका है और उनमें यही ढूंढा गया कि दुनिया में सबसे बढ़िया राज किस आदमी का हुआ है, किस समाज का हुआ है। तो उसमें पहला नाम महाराजा रणजीत सिंह का हुआ है, खालसा राज, जिसके अंदर ना जातिवाद था, ना धर्म की लड़ाई थी, ना ऊंच नीच था, ना अमीर गरीब का भेदभाव था। हर आदमी जमीन का मालिक था, हर आदमी के पास समानता का अधिकार था, बोलने का अधिकार था, छुआछूत थी नहीं, हर कोई भाईचारा शांति थी। अपने सिस्टम में तो जो मुगल, तुगलक, इनको पढ़ाया जाता है, वो राजनीति है। अगर आप मुसलमान को पाठ्यक्रम में नहीं लेके आओगे तो हिंदू के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों की राजनीति कैसे चलेगी? ठीक है। जो ये चीजें दिखाती है कि भाई वो नरसिंहार करया करते, हिंदुओं ने खत्म कर दिया करते, ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा बेस्ड है। जो कहानियां हमें आज पढ़ाई जा रही है, अगर मैं बात ऑन कैमरा कह रहे हो, मैं ऑन कैमरा क्यों, कहीं पर कह लो, दुनिया जानती है इस बात को। मैं इस देश में अकेला मतलब हमें जो पढ़ाया जाता वो गलत है। अब तक जो पढ़ाया गया है कि अकबर मान था और शिवाजी मान था, अकबर ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए आक्रमण किया और शिवाजी ने हिंदुओं को बचाने के लिए, वो सब झूठ है। क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण दिखाया तो शिवाजी जैसे उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो सूरजमल भी लड़ा था, तो सूरजमल को उसके पैरेलल क्यों नहीं खड़ा किया गया? सूरजमल को पाठ्यक्रम में क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि उन्होंने शिवाजी को ही नेता बनाना था हिंदू धर्म का। ठीक है। और यार एक बात बताओ, शिवाजी भी इस देश का है, सूरजमल भी इस देश का है। शिवाजी तो बहुत सारी लड़ाइयां आ रहा है मुसलमानों के खिलाफ भी आपके एरिया में, सूरजमल कोई लड़ाई नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ा नेता कौन हुआ भाई? सूरजमल हुआ। हमारे देश में हर जगह मूर्ति शिवाजी की है, क्यों है भाई? अगर उसकी मूर्ति लगनी है तो आपके स्टेट में लागो, महाराष्ट्र में लागो, उस तो बाहर क्यों लगे हैं?
और उत्तर भारत में तो अगर मूर्ति शिवाजी लगा है, महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी लड़ा था। सुनो तो, अगर मूर्ति लग गए हैं सबकी, तो सूरजमल की भी लाओ, महाराजा रणजीत सिंह की भी लगाओ। उनको तो एक स्टेट और एक डिस्ट्रिक्ट और एक एरिया तक सीमित कर दिया। हाँ। और एक आदमी को हिंदू धर्म का नेता बनाने के लिए पूरे देश के ऊपर थोप दिया क्या कि इसी ने हिंदू की रक्षा की है और यही हमारा भगवान है। तो ये जातीय समीकरणकार, ये वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसान मजदूर का कोई भी आदमी अगर समाज में या देश के लिए कोई काम कर रहा है तो उसका कहीं चर्चा नहीं होगी, उसको दबाया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। और झूठा इतिहास ही लिखना है ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई यही लोग सर्वे सर्वा है, देश के तो मालिक ये हैं, ये जो करेंगे वही सही है। वो नहीं, आज तक हमने जो इतिहास पढ़ा वो झूठा पढ़ा। और आज यूजीसी के अंदर बैठ के एनसीईआरटी की बुकों में, सीबीएसई की बुकों में, और जो बहुत सारे पत्रकार हैं या जो बुद्धिजीवी लिख रहे हैं वो सारे सरकार के इशारों पे, हिंदू संगठनों के इशारों पे लिख रहे हैं। आने वाली जनरेशन जो किताबें पढ़ेगी वो भी झूठी ही पढ़ेंगी। क्योंकि आप देखो कि वीर सावरकर को वीर कहने लगे, एडगावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। गांधी परिवार पर आरोप लगा कि इन्होंने हर संस्थानों का नाम अपने परिवार के नाम पर रख दिया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। जो लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी अपने ही लोगों के मूर्तियां बना रहे हैं, कॉलेजों का नाम कर रहे हैं। आरएसएस एक संगठन है, वो कहते हैं कि आरएसएस हमारा एक संगठन है, हमारा परिवार है, फैमिली मेंबर है। तो उसी फैमिली के 5 आदमियों के नाम पे सारे देश का, यार कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, अस्पताल का, सड़कों का, एयरपोर्ट का नाम रखा जावा है। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? क्या इस देश में उन 5 आदमियों के अलावा कोई आदमी को नहीं होया? कल तक तो सत्ता में आने से पहले बीजेपी, आरएसएस उन लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, उनको गालियां देती थी। आज सत्ता में आ गए तो उनको लोगों के सामने इतने बड़े बड़े इश्तिहार लगा के हीरो बनाया जा रहा है कि ये लोग ही हैं देश को बचाने वाले, बाकी तो सब गद्दार हैं। तो हमारे देश का इतिहास हमेशा से झूठा रहा है। पहले भी किसान मजदूर का, ओबीसी का, एससी एसटी का कोई भी बंदा पढ़ाया नहीं गया, किसी भी बंदे के नाम पे कोई छुट्टी नहीं है। देश का गद्दार उसको बताया गया, हीरो में उनकी कोई गिनती नहीं है। और आज भी जिन लोगों को हीरो बनाया गया है उनमें कोई भी आदमी किसान मजदूर से नहीं है। चलो भाई, आप लोग जो है कमेंट करके बता सको। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें भी जो है मंदीप भाई ने कही है, इन बातों में आपने कितनी सच्चाई लागे है वो जो है आप खुल के कमेंट कर सको। और आपकी राय जो है आप कमेंट बॉक्स में रख सको हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर सको, वीडियो ने शेयर कर सको हो। और मंदीप भाई, आपने अपने होश आवाज में बोली होगी ये बातें, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है मेरे हिसाब से। ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, सच्चाई है मेरे भाई। और लोगों को सच्चाई हजम करनी नहीं होती। जो विरोधी होते हैं उनको ये अच्छा थोड़ा लगेगा कि कोई उनके सच्चाई को लोगों को बतावा है। सोचना तो उन लोगों को है जिनके लिए मैं, जिनके पक्ष में मैं हूँ, जिनके मान सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ। इनमें कुछ बातें तो हुई थी जो मैंने मतलब कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर सकूं था, क्योंकि मेरा भी फील्ड का काम आना फिरना है कि हम कहाँ की सच्चाई यह है। लेकिन कुछ बातें आपने ऐसी कही जो मतलब कि मन ने बिल्कुल अटपटी लगी, अजीब लगी कि आपने यह बात बोल क्यों कर दी। भाई साहब ऐसा है, ना तो आप हर बात को जानते, हाँ, और ना मैं हर बात को जानता। हाँ, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे को अगर ये बताया जाए कि भाई आप यहाँ पे गलत हो तो मेरे को बताया जावे ताकि मैं उसके ऊपर अध्ययन किया जाऊँ। मैंने जिन चीजों को देखा है, जिनको समझा है, लोगों के जो बुद्धिजीवी लोगों को पढ़ा है, मैंने तो वही बात बताई। मेरे घर से कोई बात थोड़ी बताई मैंने। बिल्कुल भाई, बाकी आप कमेंट में बता दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और भाई साहब आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत 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 धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद।